हेलो गाइस, दिस इज बीओ चौधरी। वेलकम टू माय चैनल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम बात करेंगे क्लास 10 फिजिक्स की और उसमें टॉपिक होगा हमारा लाइट। लाइट है क्या, लाइट की प्रॉपर्टी क्या क्या है, ये किस ब्रांच से ली गई है। लाइट जो है ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स का है। ऑप्टिक्स में देखो दो तरह की ऑप्टिक्स होती है, एक तो रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर ये पार्ट आता है लाइट का, जिसे हमें पढ़ना है। तो रे ऑप्टिक्स में हम बात करने वाले हैं आज लाइट की। बेसिक कॉन्सेप्ट है क्लास 10th में, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहता है तो क्लास 12th में रे ऑप्टिक्स आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये लाइट है क्या। लाइट क्या है? लाइट की डिफिनेशन जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट, जिससे हम किसी चीज को देख पाते हैं। बिना लाइट के किसी चीज को देखना पॉसिबल नहीं होता। तो लाइट के बिहाफ पर, लाइट की प्रॉपर्टी के बिहाफ पर हम किसी चीज, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस, सेंस करते हैं हम, सेंसेशन ऑफ साइट, जिसको हम देख पाते हैं। तो सेंसेशन ऑफ साइट, ये तो हो गई इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। पहले बेसिक कुछ बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें, देखो ऑब्जेक्ट जो होते हैं जिसको हम देखते हैं दो तरीके के होते हैं। लाइट के बिहाफ पर अगर ऑब्जेक्ट को हम कैटेगराइज करें तो दो तरह के, एक तो आएगा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा आएगा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट देखिए क्या होता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होगा जो खुद क्या प्रोड्यूस करे, लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद सेल्फ जो है लाइट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट, तो luminous object which emits light, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट करेंगे, those objects is known as luminous object which emits light। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जैसे सन, बर्निंग ऑफ कैंडल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। जो लाइट को प्रोड्यूस करें वो ल्यूमिनस हो जाएंगे, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। विच दोज ऑब्जेक्ट आर सेड टू बी नॉन ल्यूमिनस विच डू नॉट प्रोड्यूस्ड लाइट। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं वुड, बुक, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप समझ में आ गया होगा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है। आप अपने आसपास देख सकते हैं ना, कि देख के बता सकते हैं कि कौन सा ल्यूमिनस है और कौन सा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में ये डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम बात करें और बेसिक पार्ट की लाइट से रिलेटेड जो कि हमें जरूरत है, कि रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या है, रे ऑफ लाइट क्या है। तो जो आपका सोर्स है जहां से लाइट प्रोड्यूस हो रही है, वहां से जिस डायरेक्शन में लाइट जाती है, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है, जो पाथ है उसका, उसको हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं। मतलब रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, ए रे ऑफ लाइट इज द डायरेक्शन ऑफ पाथ फॉलोड बाय द लाइट एमिट्स। कहीं से मान लो ये सोर्स हो गया अगर लाइट का, यहां से लाइट प्रोड्यूस होकर ऐसे जा रही है, तो ये जो पाथ है आपका, ये जो पाथ दिख रहा है, ये पाथ आपका रे ऑफ लाइट हो जाएगा। तो रे ऑफ लाइट की डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, कि ये रे ऑफ लाइट इज द डायरेक्शन ऑफ पाथ फॉलोड बाय द लाइट एमिट्स बाय द सोर्स। जिस सोर्स से लाइट रेज प्रोड्यूस हो रही है वो रे ऑफ लाइट हो जाएगी। अच्छा, और इसी में आता है कहीं कहीं लिखा हुआ बीम ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट देखो बच्चों क्या हो जाएगा, बीम ऑफ लाइट का मतलब हो जाएगा इट इज ए बंडल और ग्रुप। समझ रहे हो, जैसे मान लो बंडल और ग्रुप का मतलब, एक ये लाइट ऑफ ये सोर्स है, यहां से बहुत सारी लाइटें निकल रही हैं, इस सोर्स से बहुत सी जो पाथ है, नंबर ऑफ ग्रुप
ये जो बहुत सारे ग्रुप्स आप देख, बहुत सारी लाइट्स का जो पाथ देख रहे हो आप, रेज देख रहे हो, इस ग्रुप को, इस रे के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। मतलब इसकी डिफिनेशन अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे कि इट इज ए बीम और ग्रुप ऑफ लाइट रेज एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट। तो ग्रुप में जो लाइट रेज प्रोड्यूस हो रही है उस पूरे ग्रुप को एक साथ बोला जाता है बीम ऑफ लाइट। अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। रिफ्लेक्शन, बिना रिफ्लेक्शन के आप अपने आप को जो निहारते हो वो देख नहीं सकते। जो आप शीशे में अपने आप को देखते हो, अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो क्या देख सकते हो? अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो चीजों को हम बता ही नहीं सकते कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा कलर है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हमारी डेली लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। तो यहां से कॉन्सेप्चुअल और हमारी जो डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं उनको साथ में लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे आसपास है, बस उसको समझने की जरूरत है। और इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी कैसे होती है, कैसे इसका प्लेन मिरर पर इफेक्ट होता है, कैसे इसका स्फेरिकल मिरर पर इफेक्ट होता है, तो ये सब सारा चर्चा हम करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना इन विच लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग ए पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर आर सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम। मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिश सरफेस है, देखो जैसे कि मान लो कि इस साइड हमने पॉलिश कर दिया, अगर इस साइड हमने इसको पॉलिश कर दिया और ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, इस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज यहां पर आई। अगर ये लाइट रेज आई तो यहां पर स्ट्राइक करेगी। अब अगर दूसरी साइड पॉलिश्ड है तो लाइट रेज दूसरी साइड जाएगी नहीं। अब यह जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है वहां पर हम एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अब यहां से ये लाइट रेज, अब देखो सोर्स से जो लाइट रेज आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रेज। इस रेज का जो नाम होता है ये है इंसिडेंट रेज। तो इंसिडेंट रेज की डिफिनेशन भी यहां से आप अपने आप बना सकते हो। द रेज विच कमिंग फ्रॉम द सोर्स एंड स्ट्राइकिंग ऑन द पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज, या विच स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रेज। दूसरा नॉर्मल, जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है वहां पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, वो नॉर्मल बोला जा रहा है। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच में एंगल बन गया, इस एंगल को बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आई क्या है? आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ठीक। इसके बाद अब ये लाइट रेज है स्ट्राइक की, अब यहां से सीधे तो बाहर जाना नहीं है, उतने ही एंगल पर ये उसी मीडियम में, देखो ये सरफेस के ऊपर का एक मीडियम और नीचे का दूसरा मीडियम, ये मीडियम 1 है और नीचे मीडियम 2 है, दूसरे मीडियम। तो दूसरे मीडियम में गई नहीं तो अपने सेम मीडियम में वापस चली आती है। अब ये स्ट्राइक करने के बाद जब लाइट रेज रिटर्न बैक आती है उसी मीडियम में, इस यहां नॉर्मल से एंगल बन गया, इस आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दिया जाएगा। अब ये लाइट रेज गई तो इसका नाम बदल गया, इसका नाम हो गया रिफ्लेक्टेड रेज। कौन सी रेज? रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी है। और इस इंसिडेंट रेज, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन, एंगल आर क्या है? आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया और इस रेज का नाम क्या हो गया? रिफ्लेक्टेड रेज हो गया। अच्छा, रिफ्लेक्शन के केस में कभी भी सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद रेज दूसरी मीडियम में नहीं जाती है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एक साइड क्या होता है सर, ये पॉलिश्ड होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी भी है। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसी लाइट को बोलेंगे ना जो अपने मीडियम में फिर वापस आए स्ट्राइक करने के बाद। अगर वापस नहीं आएगी तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ? रिफ्लेक्शन is the phenomena in which light rays on striking on a polished surface
सच एज मिरर, ये मिरर भी हो सकता है। मिरर पर स्ट्राइक करके जब हम अपने आप को देखते हैं तो क्या होता है, जब शीशे में अपने आप को देखते हो तो वहां लाइट रेज जाती है और वहां से स्ट्राइक होके आती है। तो उसकी प्लेन मिरर की भी अभी हम बात करेंगे कि कैसे इमेज बनती है, कितनी डिस्टेंस पर बनती है। तो यहां पर आर सेंट बैक इनटू द सेम मीडियम, तो सेम मीडियम तो हुई, तो ये मीडियम पूरा का पूरा सेम है। तो इस तरह की जो लाइट रेज होगी, जो प्रॉपर्टी गेन करेगी, उसको आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। यहां पर दो तीन चीजें भी आपने देखी कि इंसिडेंट रेज कौन सा बोला जाता है, जो सोर्स से निकली वो हो गया इंसिडेंट रेज। स्ट्राइक करने के बाद उसी रेज का नाम बदल गया, रिफ्लेक्टेड रेज हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, तो नोट कर लो आप, तो इंसिडेंट रेज, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज समझ में आ गया होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मली आप सिंपली इसको लिख सकते हो फिर से, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ होता है इसका एक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। सबसे पहला दो लॉ है इसके, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहले अगर हम बात करें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में ऐसा होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। मतलब जिस एंगल पर ये स्ट्राइक करेगी जिस एंगल से, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी, जिस एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी। तो एंगल ऑफ, लॉ है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा जो लॉ बनाया गया इसका, उसमें ये बताया गया कि ये जो इंसिडेंट रेज है नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रेज है, लाइज इन सेम प्लेन। तो दूसरा लॉ क्या लिखेंगे आप, इंसिडेंट रेज नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज लाइज इन सेम प्लेन। देख ही रहे हैं, सेम प्लेन, दो प्लेन है ना, एक ऊपर का एक नीचे का, मीडियम जैसे आप समझ रहे हो ऐसे प्लेन। तो इसी प्लेन में ये तीनों पॉइंट, इंसिडेंट रेज, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज, ये तीनों लाई कर रहे हैं। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीजें हम सीखते हैं। जैसे अगर कोई हमारे पास प्लेन मिरर हो, चलिए थोड़ा सा जानते हैं हम प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर के, अगर प्लेन मिरर जिसमें आप अपने आप को देखते हो, प्लेन मिरर होता है। जैसे मान लो कि एक प्लेन मिरर है तो एक साइड पॉलिश्ड होगा, ठीक। अब एक साइड पॉलिश्ड हो गया तो इस साइड से हम देखेंगे। मान लो कि कोई बंदा यहां पे खड़ा है, ठीक, ये अपने आप को देख रहा है, अच्छा बना, तो ये इससे मान लो देख रहा है। तो मान लो कि यहां से मिरर से ए डिस्टेंस पर है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी समझना। अब देखो, अगर ये मान लो कि ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन बेस लाइन है, मिरर ऐसे लगा हुआ, ये अपने आप को ऐसे देख रहा है। अगर ये देख रहा है अपने आप को ए डिस्टेंस पर है, तो कितनी डिस्टेंस पर इसकी इमेज बनेगी? जितनी डिस्टेंस पर खड़ा होता है कोई आदमी शीशे से, मिरर्स के सामने जितनी डिस्टेंस पर आप खड़े होते हो उतनी डिस्टेंस पर आपको अपनी इमेज भी दिखाई देगी। मतलब ए डिस्टेंस पर आपको अपनी इमेज दिखाई देगी, ठीक, ए डिस्टेंस पर। ये प्लेन मिरर की खास बात। दूसरी खास बात, मतलब दूसरी बात ये हो गई, जो साइज है साइज वही रहेगा। दूसरी बात, अच्छा और क्या है, इमेज जो बनेगी, इमेज की प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, इमेज जो बनेगी वो इरेक्ट बनेगी। अब आप सोच रहे हैं इरेक्ट क्या होता है? इरेक्ट ये होता है, जैसे मान लो ये आपका मिरर, आप यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की अगर इमेज
इसको प्रिंसिपल लाइन बोलते हैं। अभी बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। अगर यहीं पर इसकी इमेज बन गई, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट भी रखा था, ऊपर बन रहा है, तो इस प्रॉपर्टी को, इस इमेज की प्रॉपर्टी को, इसको इमेज की प्रॉपर्टी बोलते हैं कि ये इरेक्ट इमेज है। अगर यही इमेज नीचे बन जाए, जो कि प्लेन मिरर में पॉसिबल है नहीं, प्लेन मिरर में पॉसिबल है नहीं, अगर ये नीचे बन जाती तो इसको इन्वर्टेड बोलते। भाई उल्टा और सीधा और क्या, तो इन्वर्टेड बोलते। तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ है, इमेज ऊपर बन रही है, तो इरेक्ट बोलना है, आगे बहुत सारी प्रॉपर्टी आने वाली है। और ऑब्जेक्ट अगर ऊपर रखा है, इमेज नीचे बन रही है, तो इसको इन्वर्टेड बोलना है। तो इस बात का आपको ध्यान भी रखना है। ठीक, आइए आगे हम चर्चा करते हैं। तो प्लेन मिरर में ये 2-3 पॉइंट जानना जरूरी था, और भी है बहुत ज्यादा डिटेल में प्लेन मिरर का। जैसे अगर देखो कि अगर दो प्लेन मिरर को एंगल पे रख दिया जाए, एंगल का जो कॉन्सेप्ट है 90 डिग्री पे, अगर दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पे हैं और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी, कितनी बनेगी, कितनी इमेज बनेगी। उसमें तो एक ही इमेज बन रही थी, जब एक रखा था तो एक ही इमेज बन रही थी। लेकिन अगर ये 90 डिग्री पे दो प्लेन मिरर रखे हुए हैं, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी कितनी इमेज बनेगी। चलिए इस पर अगर बात करें, तो सबसे पहले अगर देखो इसकी एक इमेज यहां से मान लो ये a डिस्टेंस पर है, तो a डिस्टेंस पर एक इमेज यहां बन जाएगी। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, तो एक यहां पर इसकी इमेज बनेगी। एक इमेज इतनी डिस्टेंस पर, ये भी तो प्लेन मिरर है, मान लो ये b डिस्टेंस पर, तो b डिस्टेंस पर एक इमेज इसकी यहां बन जाएगी, यहां भी इसको इमेज अपनी दिखाई देगी। और एक फार्मूला होता है एंगल के फॉर्म पर नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने का, n = 360/θ। अब मान लो कितना एंगल है, तो 360 डिवाइड बाई थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री, तो कितनी इमेज बन रही है 4। तो 4 इमेज इसकी यहां पर बन रही है। 4 इमेज कहां कहां बनती है ये देख लो, एक इमेज यहां हो गई, एक ये दो, तो सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा देखो, ये मान लो यहां से ए बी हो गया, ये सी डिस्टेंस पर है, तो एक तो इसकी यहां से सी डिस्टेंस पर बन जाएगी। लेकिन देखो एक इमेज तो ये बनी, अच्छा एक मिनट, 360/θ -1 फार्मूला होता है, 360/θ -1, तो कितनी इमेज बननी है, 3 इमेज बननी है। तो इस फार्मूले से देख सकते हो कितनी इमेज बन रही है, और उसका फिर रे डायग्राम बना सकते हो। लेकिन ये क्लास 12th की चीज है, आगे आपको जे वगैरह में पूछा जाता है नंबर ऑफ इमेज। फिर एंगुलर फॉर्म में भी होता है, जब किसी एंगल पे रखा जाए, दो मिरर को, दो प्लेन मिरर को ऐसे एंगल पे रख दो, 120 पे रख दो, ऐसे रख दो, तो इस तरह से 60 डिग्री पे रख दो, तब कितनी इमेज होगी। तो फार्मूले से फिर बनेगा कैसे वो, तो ये तरीका होता है, वहां पर हम सीखेंगे। लेकिन ये बेसिक आइडिया था आपका प्लेन मिरर को लेकर के, कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द, सबसे पहले बिहाइंड द मिरर बनती है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी है द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। तीसरी इमेज हो जाएगी इमेज इज इरेक्ट। द इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब इमेजिनरी इमेज बनेगी, रियल नहीं बनती, ठीक, वर्चुअल बनेगी। और इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन स्क्रीन। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, जो मैंने बोला वो आप नोट कर सकते हो। तो देखिए अब हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारे सिलेबस की चीज है, स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर है क्या, सबसे पहले जान लो। नाम से पता चल रहा है, स्फेयर देखा होगा, सामने भी दिख रहा है। तो इस स्फेयर में स्फेरिकल मिरर की पहले डेफिनेशन देख लो कि स्फेरिकल मिरर इज ऑब्टेन्ड बाय ए टेकिंग ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर, हॉलो स्फेयर बीच में खाली रहना चाहिए, ये नहीं कि पूरा सॉलिड हो, बीच में खाली रहेगा। टेकिंग ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास, ग्लास एक हॉलो स्फेयर का हो, उसको अगर काट दो, तो काटोगे तो भी कर्व मिलेगा, प्लेन तो मिलेगा नहीं, तो कर्व पाथ जो है ना वही होता है आपका स्फेरिकल मिरर। तो टेकिंग ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास और एनी पॉलिश्ड मेटल, अगर उसको आप पॉलिश्ड एक साइड में उसको काट दो, तो उसके बाद क्या मिलेगा आपको, मिरर।
द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, एक पॉलिश सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड, या तो कर्व्ड इनवर्ड होगा या तो कर्व्ड आउटवर्ड होगा। तो इनवर्ड अगर देखो, कर्व्ड यहां पे लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखो ये पॉलिश्ड है, ये आपका बाहर वाला जो देख रहे हो ना ये पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, और ये अंदर जो देख रहे हो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। ठीक, ये पॉलिश्ड हो गया बाहर, और ये अगर इनवर्ड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो कॉनकेव मिरर बोला जाएगा। याद नहीं करना है कुछ, बस समझना है ध्यान से, फिजिक्स को में ज्यादा रटने से कुछ नहीं आता। तो यहां पर अगर समझो ध्यान से, अभी समझने वाला पूरा पार्ट आ गया है आपका। तो स्फेरिकल मिरर क्या हुआ, स्फेरिकल मिरर इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का एक पार्ट ले लो, या ऑफ ग्लास के हॉलो स्फीयर का एक पार्ट ले लो, और किसी भी पॉलिश मेटल का ले लो। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर में भी कर्व्ड इनवर्ड या आउटवर्ड हो सकता है, तो ये स्फेरिकल मिरर हो जाता है। अच्छा, तो एक हमने हॉलो स्फीयर लिया, उस हॉलो स्फीयर को मान लो कि यहां से इसे काट दिया, ये जो पार्ट देख रहे हो आप ये नहीं है, बनाया क्यों है, ये रहता नहीं है। ठीक, तो बनाया क्यों, ताकि आपको समझ में आए किससे लिया गया। ठीक, अच्छा, ये पोल होता है और इसमें भी उसी लिए बनाया ताकि आपको समझ में आए कि किससे लिया गया, स्फीयर से लिया गया। ठीक है, एक बना रहने दो ताकि सेंटर समझ में आए। चलिए अब एक एक बात करते हैं। तो इनवर्ड, यहां पर इनवर्ड में देख रहे हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और यहां पर बाहर में क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। ठीक है ना, इसको मिटा दे रहा हूं। आओ चर्चा करते हैं। तो देखो इस स्फेरिकल मिरर पर दो तरह के मिरर आएंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर, यहां लिख भी सकते हो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होंगे, कॉनकेव मिरर होगा और कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉनकेव मिरर की सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। इसमें हमने क्या किया है, स्फीयर से एक ऐसा स्फीयर था जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड था, आउटर सरफेस पॉलिश था, उसको काटा तो हमें अंदर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग मिल गया। अब यहां पर जो भी रेज जाएगी यहां पे जाएगी और यहां से रिफ्लेक्ट होगी फिर वापस आएगी। रिफ्लेक्ट रेज यहां पे आएगी, यहां पर तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो सरफेस पॉलिश्ड है, वहां कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमेशा रेज कहां जानी चाहिए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर रेज जानी चाहिए। अच्छा, अभी यहां कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो हमें जानना जरूरी है। ये देख रहे हो आप, यहां पर इस मिरर की जो M से लेकर के N तक ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, यहां इस एंड से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो। इस लाइन का नाम है MN, जो लाइन है MN लाइन का नाम है अपर्चर, इसको अपर्चर बोलते हैं। और एक लाइन ये देख रहे होंगे आप कि इसके सेंटर से कैसे बनाया जाता है स्फीयर, ऐसे इस तरह से आप बनाते हो, इसको सेंटर मान के इस तरह से कंसीडर करते हैं, सर्कल बना देते हैं पूरा। ठीक है, स्फीयर बना देते हैं। तो यहां जो सेंटर है, ये जो सेंटर ही होगा, सेंटर ऑफ स्फीयर हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस है वो क्या बोली जाएगी, रेडियस। ये भी ध्यान रखना, सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोलेंगे, कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। ये छोटा सा पॉइंट लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, और इस पॉइंट को जो P है, अब सोचो सेंटर से अगर लाइन जा रही है तो मिरर का ये मिड पॉइंट होगा, ये भी तो ये मिड पॉइंट है इस मिरर का, तो इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, P को पोल बोलते हैं, POLE। ये पोल हो गया। सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। C इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ए पॉइंट फ्रॉम विच ए स्फीयर इज ड्रॉन, जहां से पूरे स्फीयर को ड्रॉ किया जाता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस को कभी कभी ऐसे भी बोल दिया जाता है, बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि रेडियस इज द लेंथ
रेडियस इज द लेंथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पोल फ्रॉम बाई विच ए स्फीयर इज ड्रॉन। तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं, प्रैक्टिकली देख के समझ में आना चाहिए, तो उसके बिहाफ पर ये चीजें बना दी जाएंगी। आइए इसके बाद सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें एक एक पॉइंट की, सबसे पहले अपर्चर की बात करो। अगर हाँ, तो ये दो पॉइंट सबसे पहले सीखते हैं इसमें कि अपर्चर और पोल क्या है, फिर मिटा के दूसरा पॉइंट भी बताता हूं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपर्चर क्या है। अपर्चर मैंने बोला था ये mn जो आप लेंथ देख रहे हैं, mn ये डिस्टेंस जो देख रहे हैं यही आपका अपर्चर है। तो कैसे इसको डिफाइन किया गया है, द इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस इज कॉल्ड अपर्चर। इफेक्टिव डिस्टेंस, इफेक्टिव पूरी नहीं, इफेक्टिव डिस्टेंस ली गई है। तो m से लेकर के n तक की जो इफेक्टिव डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो यार, सिंपल सा। m पॉइंट से लेकर n पॉइंट ही डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी और ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इफेक्टिव डिस्टेंस हो जाएगी, द इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो ये आपका अपर्चर हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, पोल। पोल क्या है, पोल तो सिंपल सी देख के भी बता सकते हो आप, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट है वो पोल होता है, इसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन जो देख रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे डिफाइन करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी डिफिनेशन भी देख सकते हो। A line, a horizontal line passes from the center of curvature and pole. सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से पास करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन विच पासेस फ्रॉम सेंटर केवल लिख दो, गलत हो जाएगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से केवल लिखोगे तो हॉरिजॉन्टल एक लाइन जो है हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, कहीं से। हॉरिजॉन्टल और पोल दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो द हॉरिजॉन्टल लाइन, द हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी डायग्राम से सारी डिफिनेशन देख के आप खुद बना सकते हो यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो द हॉरिजॉन्टल लाइन पासेज फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस एंड पोल इज कॉल्ड, सॉरी, फ्रॉम सेंटर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो सेंटर से और पोल से पास करती है। वर्टिकल होगी तो भाई पोल से कैसे पास करेगी, नहीं? तो सेंटर और पोल से पास कराना है। ठीक, पास करा दोगे, चलो पास करा दिया। तो ये तीन डिफिनेशन हुई। आगे हम बात करते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो और प्रिंसिपल फोकस देखो। क्या होता है, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज ए ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ होलो स्फीयर फ्रॉम व्हिच स्फीयर इज ड्रॉन। मैंने वही बताया था कि एक ऐसा पॉइंट है जहां से स्फीयर को आप ड्रॉ करते हो। जब आप स्फीयर बनाते हो, जब आप प्रकार का यूज करते हो तो उसमें क्या करते हो, एक पॉइंट पर इस तरह प्रकार रखते हो, उसके बाद घुमा देते हो, पूरा एक स्फीयर बन जाता है, सर्कल बन जाता है। तो जो पॉइंट जहां पे रखते हो ना वो आपका सेंटर है। तो वही तो लिखा है, इट इज ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ होलो स्फीयर फ्रॉम व्हिच स्फीयर इज ड्रॉन। दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल फोकस, अब इसके बारे में नहीं बताया था, तो प्रिंसिपल फोकस क्या होगा ये देख लो। डायग्राम से इसको भी समझो, डायग्राम से समझते हैं भैया, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां, पोल यहां, इसके अब कोई भी रेज जो पैरेलल आएगी, मान लो ये कहीं से रेज आ रही है, लाइट रेज, किसी सोर्स से लाइट रेज आ रही है। अब ये लाइट रेज जो है, रेज के ट्रेवल करने का भाई दो ही तरीका, तीन तरीका होता है। आएगी तो जाएगी कहां से ये समझ जाना है बस। तो ये लाइट रेज आ रही है, अब इसको जाना भी है, अब इसके पीछे जाएगी नहीं, यहां जब स्ट्राइक करेगी तो देखोगे कि यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, ये सेंटर से पास करेगा। अब ये जिस एंगल पर आया उसी से, तो ये जिस नॉर्मल ड्रॉ होता है, जिस पॉइंट पर आती है वहां नॉर्मल ड्रॉ होता है, जान लो। अब यहां जिस एंगल पर आई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, तो इतने एंगल से अब यहां से चली जाएगी।
ऐसे और कोई अगर एक पैरेलल रेज आई तो इस पॉइंट पर, अब यहाँ आ गई पैरेलल। अब देखो पैरेलल आने के बाद फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, नॉर्मल कुछ ऐसा होगा। नॉर्मल हमेशा देखो स्फीयर का जो नॉर्मल होगा वो हमेशा सेंटर पर जरूर आएगा, ये ध्यान रखना, सेंटर से पास करना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब नॉर्मल नहीं बना रहे हो आप। अब देखो ये जिस एंगल पर आई है उसी एंगल से फिर बैक, यहां से अगर कोई लाइट रेज जा रही है, मान लो नीचे से गई ऐसे, इस पॉइंट पर अब नॉर्मल ड्रॉ होगा। अब ये नॉर्मल जो ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल ये फिर सेंटर से जाके मिल जाएगा। जिस एंगल पर आई है अब ये फिर वापस जाएगी, देख रहे हो ऐसे जाएगी, जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर चली जाएगी वापस। फिर एक पैरेलल मान लो एक रेज है, फिर यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ होगा, फिर ये कहाँ से जाएगी। तो देख रहे हो ना, सारी की सारी पैरेलल रेज एक पॉइंट से जा रही हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सब मिल रही हैं, तो जिस पॉइंट पर मिल रही हैं इसी पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो पैरेलल रेज जब रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आती हैं, इसकी कई सारी डिफिनेशन है, एक इसके बिहाफ पर मैंने आपको बता दिया, अलग अलग तरह से बुक में डिफाइन किया गया है। तो ये प्रैक्टिकली डिफिनेशन है जो आपको खुद से समझ के भी लिख सकते हो। दूसरी, कभी कभी ऐसा होता है, क्या होता है? कुछ नहीं, आइए जानते हैं। अब इस रे के ट्रेवल करने के तरीके को सीखते हैं। रे के ट्रेवल करने का तरीका अगर आपने सीख लिया तो फिर तो कोई बुराई नहीं है, पूरी रे ऑप्टिक्स आपको समझ में आ जाएगी। जो रेज आई है वो कहाँ से जाना है, उसको आने वाले को तो जाना ही है, वही यहां भी है। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं आपको सिखा रहा हूं कि लाइट रेज के ट्रेवल करने का तरीका। देखो ये कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर, इनर सरफेस। कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन तो भैया लिख लेना यार, अब समझ में आ गया होगा। एक ऐसा मिरर जिसका इनवर्ड पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, वो कॉनकेव हो जाएगा, और एक स्फीयर का जिसका आउटवर्ड पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है ना? आओ मिलके चर्चा करते हैं कि रे कैसे जाती है। तो मान लो कि एक रेज कहीं से किसी सोर्स से आ रही है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रेज निकली और ये निकल ली इधर पैरेलल अगर गई तो सबको पता है कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, फोकस से। इसका सेंटर ऐसे जब ड्रॉ होगा तो सेंटर कहीं यहाँ आएगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कॉमन सेंस यूज कर लो हमेशा के लिए, वो गलत नहीं होता, सही होता है। जो फोकस होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का मिड पॉइंट होता है, और इसी के बिहाफ पर तो यहां पर एक चीज और आप नोट ही कर लो कि फोकल लेंथ क्या होती है। फोकल लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। लिख लो, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका भी रोल आगे आने वाला है। तो अभी हम बेसिक सीख रहे हैं क्या क्या चीजें लाइट में हमें यूज करनी है, तो बेसिक क्लियर हो गया तो कोई समस्या नहीं होगी। आइए, तो प्रिंसिपल फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि रे कैसे ट्रेवल करती है। ये है एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो यहां से रेज निकली और ये रेज जा रही है, इस पॉइंट पर स्ट्राइक की तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ होता है। देखो नॉर्मल ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, बस दिमाग में रहना चाहिए आपके कि अब ये लाइट जो देखो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास करेगी। ठीक, अब सोचो जो पैरेलल जा रही है वो फोकस से पास करेगी। अगर लाइट रेज जरूरी नहीं ना कोई पैरेलल हर डायरेक्शन में जाती है, तो एक लाइट रेज अगर ये फोकस से ही गई तब क्या होगा? पैरेलल गई तो फोकस से आ रही वापस, और अगर फोकस से ही गई तो पैरेलल वापस आएगी, और क्या, बात खत्म। तो यहां से ये पैरेलल वापस आ गई। एक और तरीका, अगर कोई लाइट रेज
पैरेलल से, फोकस से ना जा करके सेंटर से जाए। ध्यान से समझना, अगर कोई लाइट रेज सेंटर से, चलो इसको अलग अलग बना देते हैं ताकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है। अब देखो, ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल थोड़ा और कर्व कर देते हैं, अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। अब देखो यहां से ये सेंटर हो गया इसका, ये इसका फोकस हो गया और इसका ये पोल। तो कोई लाइट रेज, भाई साहब कोई लाइट रेज ऐसे यहां फोकस से पास कर ली, आने वाली रेज को जाना तो पड़ेगा। अब ये देखो इसके पैरेलल निकल जाएगी, तो अब सोचो फोकस से जाने वाली रेज पैरेलल हो जाएगी। और दूसरा, पहला ये था, दूसरा, तीसरा ये है कि अगर हमारा एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर हो गया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे कट किया वो पोल हो गया, मिड पॉइंट से जाता है, और ये हो गया सेंटर और ये हो गया फोकस। अब अगर लाइट रेज यहां से सेंटर से पास करेगी, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट रेज निकल के सेंटर से पास कर रही है, तो सेंटर से पास करने पर क्या होगा, सेंटर से गई तो सेंटर से ही वापस आएगी। 3 तरीका। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, देखिए नॉर्मल भी ऐसे ड्रॉ होगा, इसी लाइन पे जाएगा, और अब किस एंगल, कोई एंगल ही नहीं बना, जब एंगल नहीं बना तो रिटर्न बैक हो जाती है। मतलब कुछ ऐसा होता है प्लेन मिरर वाले टाइप में कि ये लाइट रेज गई और यहीं से वापस आ गई, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक, अब देखो फोकस से जा रही थी तब भी ये यहां पर जो हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे थे, नॉर्मल कहां आता है, सेंटर पे आता है, एंगल बन रहा था। अब एंगल जब नहीं बन रहा है, इसी सेंटर से ही पास कर गई, तो जब कोई 3 तरीका याद रखो भाई, कहने का मतलब मेरा यही है। अगर रेज पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास करेगी, फोकस से जा रही है तो पैरेलल पास करेगी, और अगर सेंटर से गई तो सेंटर पर ही उसी लाइन पर वो वापस चली आएगी। ये तरीका होगा रे के ट्रेवल करने का। इसी के बिहाफ पर हम इसके डिफरेंट केसेस अब पढ़ेंगे। कितना मिनट हुआ है? देखिए, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक छोटा सा पॉइंट और है, जान लेते हैं क्योंकि ये डेरिवेशन में काम आएगा। इसका भी डेरिवेशन होता है, लेकिन इसका डेरिवेशन क्लास 12th में। अब देखो, जैसे कॉनकेव मिरर को ही ले लेते हैं, कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर का जैसे आपको पता है कि ये सेंटर होता है, ये फोकस होता है और ये पोल होता है। तो सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और फोकस से पोल तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो R और F में क्या रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है? अभी मैंने बताया था कि रेडियस जो होता है, ये जो फोकस होता है, ये मिड पॉइंट होता है सेंटर और पोल का। अगर मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये जो R है F का डबल है कि नहीं? R इज इक्वल टू 2F लिख सकते हैं। तो फ्रॉम ज्योमेट्री, डेरिवेशन नहीं है, बस इसका रिलेशन आपको जानना है। फ्रॉम ज्योमेट्री, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो F इज इक्वल टू R बाई 2 या R इज इक्वल टू 2F, कोई भी। तो ये छोटा सा एक रिलेशन हो जाता है। और अब जान लो, क्योंकि अब इमेज के प्रॉपर्टी के बारे में जानने जा रहे हैं, तो रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये 2 पॉइंट और जान लो आप। किसे कहते हैं हम रियल, किसे कहते हैं हम वर्चुअल। रियल इमेज वह इमेज होगी जब कोई लाइट रेज एक्चुअल में मीट करेगी। कोई लाइट रेज, मतलब कोई लाइट रेज बोले तो दो लाइट रेज को हम एक्चुअली अगर मीट कराएंगे, मान लो कि ये सेंटर, फोकस और ये पोल, आपको ड्रॉ करते करते आपको भी सब ऐसे ही समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक लाइट रेज पास की जो पैरेलल जाती है, वो कहां से आएगी, बोलो जो बोलो फोकस से, और दूसरी जो फोकस से जाती है वो कहां से वापस आती है, पैरेलल। तो अब देख रहे होगे कि इमेज कैसे, कहां बना, इमेज कहां बना। तो रियल इमेज कब बना, जब एक लाइट रेज गई, ये रिफ्लेक्शन के टाइम पर, और ये दूसरी लाइट रेज है, ये पहली और ये दूसरी, दोनों ये
इंसिडेंट के बाद जब वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, रिफ्लेक्शन के टाइम पर वो जब मीट कर रही हैं जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दिया जाता है। देखो ये पैरेलल वाली फोकस से आ रही है तो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, और ये फोकस वाली पैरेलल जा रही है तो ये रिफ्लेक्टेड है। तो ये दोनों यहां पर मिल रही हैं, इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दो, प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दो। एक्चुअल में मीट कर रही हैं। जब दो रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट करें तो उसको आप बोलेंगे रियल इमेज। कौन सी इमेज? रियल इमेज। तो रियल इमेज कब बनेगी? जब दो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में मीट करेंगी। अच्छा, वर्चुअल का केस ले लेते हैं। ये सब केस हमें पढ़ना भी है, लेकिन आपको रियल और वर्चुअल इमेज जानना जरूरी था। तो मान लो कि ये सेंटर, ये फोकस और ये पोल, यहां एक ऑब्जेक्ट रख दो। फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा, यहां से लाइट रेज पास करेगी। पैरेलल वाली कहां से? फोकस से वापस आ जाएगी। और एक सोचो, एक लाइट रेज ऐसे गई, एक लाइट रेज ऐसे गई और वैसे ही ऐसे मान लो ऐसे गई, यहां से एक लाइट रेज ऐसे गई और वापस आ गई। इसका मतलब अभी मैंने बताया, जो लाइट रेज जिस रास्ते जाए और उसी से फिर वापस आ जाए, इसका मतलब वह कहां से जा रही है? सेंटर से। तो सेंटर से होती हुई लाइन देखो मिलनी चाहिए। तो यह दोनों अगर पीछे बढ़ाओ, क्या कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो इसको हमें, अब देखो ये लाइट रेज आ रही है इधर, लेकिन और ये इधर चली आई, लेकिन इधर कहीं मिल नहीं रही हैं, तो इसको इमेजिनरी, काल्पनिक सोचना है कि चलो इधर तो मिल सकती थी। तो एक्चुअल में जब नहीं मिलेंगी तो यहां इसका मीटिंग पॉइंट आएगा। तो यहां जो इमेज बनेगा, ये इमेज होगा वर्चुअल इमेज, और ये जो इमेज बन रहा है ये बनेगा रियल इमेज। तो रियल इमेज क्या होगा? रियल इमेज इज द इमेज व्हेन द टू रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट। और यहां पर वर्चुअल इमेज इज द इमेज व्हेन टू रेज आर इमेजिनरी मीट एट ए पॉइंट। जब इमेजिनरी मिलेंगी तो वर्चुअल बनेगा, इसको इमेजिनरी इमेज भी बोला जाता है। और रियल इमेज एक्चुअल मिलेंगी तो रियल बनेगा। चलिए ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज की। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर की सबसे पहले बात करते हैं। इसमें 6 केसेस हैं, 6 केस को देखते हैं, उसके बाद आप इसके मास्टर हो जाएंगे खुद। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर। तो इमेज जो बनेगी तो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट की ही पोजीशन को हम चेंज कर करके इमेज को फॉर्म करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो केस लेते हैं, केस फर्स्ट, पहला जो केस है, when object is placed at infinite। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, हमें पता ही नहीं है कहां ऑब्जेक्ट, तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ही नहीं पता, इनफाइनाइट पर है, और वहां से ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है, सोचो ये सेंटर, ये फोकस, ये हमारा पोल। अच्छा, अब देखो अगर ऑब्जेक्ट कहां है? इनफाइनाइट पर, तो इनफाइनाइट से आने वाली रेज को हम पैरेलल कंसीडर करते हैं। चलो पैरेलल आ गई, पैरेलल आ गई, ऐसे ही बहुत सारी रेज पैरेलल आ रही है। ठीक, इनफाइनाइट से आ रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ही नहीं पता। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, तो इस केस में पैरेलल रेज को ही कंसीडर करेंगे आप, क्योंकि ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज कहां से? ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पर। तो पैरेलल जो होंगी, तो पैरेलल से सारी की सारी, ये पैरेलल जब ये स्ट्राइक करने के बाद जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो कहां से वापस होती है? फोकस से। ये भी कहां से वापस होगी? फोकस से। ये भी कहां से वापस होगी? फोकस से। ये भी कहां से वापस होगी? फोकस से। इसका मतलब जो मीटिंग पॉइंट है रिफ्लेक्शन रेज का, जो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलती हैं और उसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाया जाता है, तो वो कहां मिल रही हैं? ये तो फोकस पर ही मिल गई। तो इमेज के बारे में आप क्या बताएंगे? इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी,
इमेज की जो प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या बताएंगे? तो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में क्या क्या बताना होता है? क्या क्या बताना होता है? पोजीशन, पोजीशन बताना होता है कि इमेज की पोजीशन क्या है। साइज बताना होता है इमेज की साइज क्या है। नेचर बताना होता है कि इसका नेचर क्या है। ठीक, चलिए अभी एक केस और लेंगे तो सारा आइडिया लग जाएगा। पोजीशन क्या है, कहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, कहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही हैं, फोकस पर। तो पोजीशन क्या हो गया? एट फोकस। साइज कितना, इतना छोटा सा, कितनी छोटी साइज है? हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही छोटा। नेचर, नेचर में बताना होता है कि इमेज रियल है, इरेक्ट और इन्वर्टेड बताना होता है। तो इस केस में इमेज एक्चुअल में मीट कर रही है तो रियल हो जाएगी, रियल। एंड जब भी फोकस पर, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस पर इमेज बनेगी तो उसको आप इन्वर्टेड कंसीडर करेंगे, भले ही नीचे नहीं है लेकिन जब प्रिंसिपल एक्सिस पर होगी तो इन्वर्टेड कंसीडर करेंगे। आइए दूसरा केस लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट is beyond the center, अगर सेंटर से थोड़ी दूरी पर, अगर सेंटर से थोड़ी दूर ही हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई फोकस, सेंटर और ऑब्जेक्ट देखो यहां रख दिया गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, यहां पर ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी। रेज के ट्रेवल करने का कौन कौन सा तरीका हमने देखा है? या तो पैरेलल, या तो फोकस से, या तो सेंटर से। कोई दो लेना है, तीनों एक साथ नहीं, कोई दो लेके हम उसके रिफ्लेक्टेड रेज को उसका मीटिंग पॉइंट देखेंगे, फिर इमेज की प्रॉपर्टी बता देंगे। आइए यहां से, तो जो दूसरा केस है अपना, उसमें क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर से थोड़ा दूर ही है, मतलब इनफाइनाइट से हमारा ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, अभी कहां पहुंचा? सेंटर से थोड़ा पहले है। अब यहां ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से एक रेज पैरेलल लेके चलते हैं। पैरेलल वाली रेज सबको पता है फोकस से पास करेगी। चलो ये रही इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। दूसरी को फोकस से ले लें, चलो दूसरी को फोकस से ले लेते हैं। दूसरी रेज फोकस से पास की, फोकस से इंसिडेंट हुई, अब रिफ्लेक्ट हो रही है, पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी। तो देखो यहां मिली, यहां मिली, इसका मतलब यहां पर इसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दो, ये इमेज हो गया। क्या हो गया? इमेज। ये ऑब्जेक्ट था, यह इसका इमेज बन गया। देखो जब ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पर था, बहुत दूर था, तो इतना छोटा सा इमेज बन रहा था। अब जैसे जैसे आगे आ रहा है, इमेज की साइज बड़ी हो रही है ना। देखो इस ऑब्जेक्ट से, मतलब थोड़ा छोटा है भले, लेकिन पहले पॉइंट था, अब थोड़ा बड़ा हुआ है। अच्छा, छोटा इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट से अभी छोटा ही है। तो देखो अब इसकी पोजीशन की बात करो, कहां बन रहा है? सेंटर और फोकस के बीच में। पोजीशन क्या हो जाएगी? बिटवीन सेंटर एंड फोकस। पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिटवीन सेंटर एंड फोकस। साइज क्या है? डिमिनिस्ड लिखना, हाईली डिमिनिस्ड नहीं, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड। ठीक। नेचर फिर रियल में मिल रही है। देखो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रेज और ये रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मिल रही है, तो रियल इमेज, रियल इमेज या रियल, और नीचे बन रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज है, तो रियल एंड इन्वर्टेड लिखेंगे, रियल एंड
इन्वर्टेड हो जाएगा। केस थर्ड लेते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अब एट सेंटर, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है मिरर की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट बढ़ता हुआ, और बढ़ते हुए ऑब्जेक्ट का ये रहा हमारा रे डायग्राम, ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, चलो ये फोकस, और ये हमारा सेंटर। ऑब्जेक्ट कहां रहेगा इस बार? सेंटर पर। सेंटर पर ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहां से फिर एक पैरेलल रेज, पैरेलल कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी, और एक फोकस से ले चलते हैं, फोकस से जाने वाली रेज देखो, ये पैरेलल रेज वाली रिफ्लेक्टेड रेज हो गई, और ये फोकस से आने वाली रेज की रिफ्लेक्टेड दोनों यहां मिल गई, इसको भी मिला दो यहां पे। अब आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है और ये यहां पर इमेज बन गई इसकी। अब इसकी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इसकी पोजीशन क्या है, साइज क्या है, और नेचर क्या है, ये तीन चीजें हमें बताना होता है, पोजीशन, साइज एंड नेचर। अगर हम पोजीशन की बात करें तो इमेज की जो पोजीशन है वो एट सेंटर, तो एट सेंटर। साइज क्या है? सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज ऑब्जेक्ट या इक्वल टू ऑब्जेक्ट। जो साइज ऑब्जेक्ट की होगी वही साइज इमेज की हो जाएगी जब आप ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? सेंटर पर। तो ऑब्जेक्ट देख रहे हो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे अपनी साइज को, अपनी इमेज की साइज को इंक्रीज कर रहा है। इनफाइनाइट पर था तो इतना सा बन रहा था, फिर उससे बड़ा, हाईली डिमिनिश्ड के बाद फिर डिमिनिश्ड हुआ, अब फिर इसके बराबर आ चुका है, अब फिर आगे जाए। तो देखो सेम एज ऑब्जेक्ट या इक्वल टू ऑब्जेक्ट, नेचर क्या हो जाएगा? रियल, क्योंकि एक्चुअल में मिल रहा है, तो रियल एंड नीचे बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो केस 4 लेते हैं, केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहां पर प्लेस करेंगे? ये भी आइडिया दिमाग में लगा लो कि ऑब्जेक्ट कहां प्लेस होगा। अब सेंटर से आगे बढ़ेगा, फोकस पर नहीं, सेंटर और फोकस के बीच में। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस, चलो इसके बीच में रख देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर और फोकस के बीच में आ गया है तो किस तरह से रे डायग्राम इसका बनेगा उस पर चर्चा करते हैं। ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, नहीं ये रहा सेंटर, ये हो गया फोकस, ये पोल, और ये रहा ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन देख रहे हो बिटवीन सेंटर एंड फोकस है, इसका मतलब ये मिरर की तरफ बढ़ रहा है। अब यहां से एक पैरेलल रेज, पैरेलल सबको पता है कहां से पास करेगी? फोकस से, और एक फोकस से, और फोकस, एक मिनट, ये सीधे ऐसे जाएगी, सीधा बनाना, सीधा नहीं बनाओगे तो इमेज सही नहीं बनेगी। ठीक, तो देखो यहां पर इसका मीटिंग पॉइंट हो गया, ये इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट आ गई, यहां से रिफ्लेक्ट, यहां पर मिल रही हैं दोनों, यहां दोनों का मिलन हुआ। अब दोनों के मिलन के बाद यहां जो है इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ये आपका ऑब्जेक्ट था और ये आपकी इमेज हो गई। अब इसका अगर आप पोजीशन, साइज और नेचर की बात करो, पोजीशन, साइज और नेचर की, तो आप बता सकते हो, खुद बताओ। पोजीशन कहां है? बियॉन्ड द सेंटर हो गया, बियॉन्ड द सेंटर। साइज क्या है? साइज, साइज इन लार्ज, इन लार्ज।
मतलब बड़ी साइज बन रही है ना, ऑब्जेक्ट की साइज इमेज साइज में देखो, इमेज की साइज बड़ी हो गई। नेचर क्या है, रियल में मिल रहा है, नीचे बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड ही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपको लग रहा होगा कितना आसान है ये। चलिए अगले केस की बात करते हैं। केस 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अब कहां रहेगा ऑब्जेक्ट भाई, अब रहेगा एट सेंटर। ये पोल, सॉरी ये फोकस और ये सेंटर। तो अब ऑब्जेक्ट देखो इनफाइनाइट हो चुका, बियॉन्ड द सेंटर हो चुका, सेंटर हो चुका, बिटवीन सेंटर एंड फोकस हो चुका। अब कहां पहुंचेगा ऑब्जेक्ट और आगे बढ़ेगा, और ये आएगा फोकस पर। अब ये आ गया फोकस पर। When object is placed at focus, अगर ये फोकस पे रखा हुआ है तो रे डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, देखो पैरेलल कर सकते हो, पैरेलल करोगे तो फोकस से पास करेगा, इसके बाद अब फोकस से पास तो करेगा नहीं, तो फोकस से जब नहीं पास करेगा तो हमारा सेंटर है। अब देखो एक लाइन, एक रेज ऐसी लेके जानी है आपको, देखो यहां से ऐसे डॉटेड लाइन से मिला लो, डॉटेड लाइन से सेंटर से अगर मिलाओ, ये देखो ऐसे डॉटेड लाइन से, तो जो सेंटर से लाइट रेज पास करती है, सेंटर से पास करने वाली रेज फिर वापस चली आती है, तो देखो सेंटर से पास गई और वहीं से सीधे वापस आ जाएगी। अब ये दोनों देख रहे हो, कभी इनका मिलन नहीं होगा, कभी नहीं मिल पाएंगे। तो कभी नहीं मिल पाएंगे तो आगे बढ़ाओ चाहे पीछे बढ़ाओ कहीं नहीं मिलेंगे। इसका मतलब अब इसके बारे में बात करते हैं हम, ये कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। तो पोजीशन, साइज, नेचर। पोजीशन क्या हो जाएगा, कहां पर इमेज बनेगी तो नहीं पता, तो एट इनफाइनाइट। साइज क्या होगी, साइज के बारे में कुछ नहीं पता, बहुत देखो ऐसे अगर जाएगी बहुत दूर जाएगी, इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत नीचे होगी, तो क्या हो जाएगी, ये भी इनलार्ज। नेचर नीचे ही बनेगी, अगर कभी मिलना हुआ तो नीचे ही बनेगी, इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ठीक, आइए केस 6 की बात करते हैं, लास्ट केस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस से, पोल और फोकस के बीच में रखें तो उस केस में देखिए क्या बनेगा। अब देखो, अब ये हो गया अपना फोकस, ये हो गया सेंटर, ये हो गया पोल, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये रही, ये रहा ऑब्जेक्ट। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है तो एक पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से जाती है, फोकस से वापस जाएगी। अब दूसरी अब देखो दूसरी फोकस से कैसे ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते, तो इसका मतलब फिर वही काम करना है आपको, फिर वही काम क्या करना है, इसको मिलाना है सेंटर से। तो सेंटर वाली लाइन जानते हो कि वो जो सेंटर से पास करती है वो फिर वापस आती है, गई यहां से टकराई वापस आई, अच्छा तो वापस आएगी तो कैसे जाएगी, ये देखो कुछ ऐसे, ये दूरियां बढ़ती जाएंगी, तो अब दूरियां बढ़ती जाएंगी, इसका मतलब ये कहीं नहीं मिल पाएंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, इसका मतलब आगे तो मिल सकती हैं ना, मिल सकती हैं, मिल नहीं रही हैं, इमेजिनरी, केवल इमेजिनेशन है, तो इसीलिए इस पॉइंट पर ये मिल सकती हैं। अगर आगे बढ़ाया जाए तो यहां से देखो, अभी यहां पर आपका इमेज बन जाएगा और ये ऑब्जेक्ट था, तो इसका पोजीशन, साइज और पोजीशन, साइज, नेचर,
पोजीशन क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर, पीछे है ना, तो बिहाइंड द मिरर, इधर तो कोई चांस ही नहीं है कभी बनने का, तो बिहाइंड द मिरर। और साइज क्या है, एनलार्ज, बड़ी बनेगी, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी, हाईली भी लिख सकते हो। नेचर, अब देखो भाई रियल में तो मिल नहीं रही है, तो रियल में नहीं मिल रही है तो ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल। एंड दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट ऊपर था प्रिंसिपल एक्सिस के, इमेज ऊपर बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये 6 केस थे आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, जिसके बिहाफ पर आपको पढ़ना था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद इसके जो 6 केस हैं, इसमें आप इसको अच्छे समझ सकते हो। एक और बचा है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय दी कॉन्वेक्स मिरर, उसको अगले वीडियो में पढ़ते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।